गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे नवाए उर्दू और गुलज़ार उर्दू के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शोरा और अदबा हैं उनके बारे में। ठीक है, दोनों बुक्स के शोरा और अदबा हम डिस्कस करेंगे जो कई बार पूछे जाते हैं, जो मल्टी टाइम रिपीटेड होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे आपको कि किस तरह से आप इन सब के बारे में याद रख सकते हैं, है ना। क्योंकि कम से कम आपके 10-15 तो होंगे शोरा अदबा, वो इकट्ठा इतने सारों को कैसे याद रखा जाए। तो ये सारी ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपके लिए 2 वीडियोज़ और लाऊंगी। एक में हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और एक में हम पूरी ग्रामर को पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आपकी सनतें वगैरह पूछी जाती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें और आपके ऐसे एप्लीकेशंस, सब चीज़ें उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2 वीडियोज़ आपकी और आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे भी आप वीडियोस अपलोड हों आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब आपका पहले जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी है। ठीक है, तो इसमें आपकी दोनों बुक्स जो नवाए उर्दू और गुलज़ार उर्दू है, तो इसमें हम दोनों के जो शोरा हैं और अदबा है उनके बारे में जानेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो है वो आपका भोला अफ़साना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म का था। इसमें राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, मैं आपको इसमें ट्रिक्स वगैरह सब बताने वाली हूँ। पहले आप ज़रा देख लीजिए कि आपको मेन चीज़ें याद क्या रखनी है कि कब और कहाँ पैदा हुए हैं और कब और कहाँ वफ़ात हुई है। ठीक है, देखिए सियालकोट में पैदा हुए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे आला तालीम लाहौर में हासिल की। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने मेन चीज़ें क्या क्या लिखी। दाना और दाम ग्रहण, ये आज़ादी से पहले शायर चिक्को जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, है ना, मक्ती बूद, ये आज़ादी के बाद शाया हुई। इसके अलावा ड्रामे इन्होंने लिखे हैं। तो अब ये सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको 2-2 4-4 याद होते जाएँ उनको आप एक कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, एक चादर मैली सी, है ना, और आपके ये जो ये उनके एक नॉवलेट है। ठीक, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी और चीज़ें लिखी हैं। ठीक, तो इसे आप कर सकते हैं। इसके बाद कब और कहाँ उनकी वफ़ात हो गई। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, पहले ज़रा इसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सादत हसन मंटो दूसरे आते हैं जो कि आपका क्या है, नया कानून है। ठीक है, तो अब क्या है, 1912 में पैदा हुए, 55 में इनकी वफ़ात हो गई, लुधियाना में पैदा हुए थे। ठीक है, और इसके बाद जो है आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और इसके बाद इन्होंने क्या क्या लिखा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए नया कानून है, तोबा टेक सिंह है, सियाह हाशिए हैं, ये उनके मुख्तसर अफसाने हैं। ठीक, इसके बाद उनके कुछ अफसानवी मजमूए हैं, कुछ नॉवेल्स हैं। ठीक है, एक नॉवेल है जो इन्होंने लिखा है बिला उन्वान, यानी उसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, ये कुछ अफ़सानवी मजमूए हैं, चुगद है, सियाह हाशिए। देखिए, सियाह हाशिए नाम से एक अफ़साना भी है ना, और सियाह हाशिए जो है वो एक पूरे मजमूए का नाम भी है। शिकारी औरतें, ये उनका एक अफ़साना भी है और पूरा मजमूआ भी है। फंदे, है ना, सड़कों के पीछे, तो ये जो है ये क्या है, ठंडा गोश्त उनका मजमूआ भी है, उनका एक अफ़साना भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, आपके उनके अफ़सानवी मजमूए हैं। अब देखिए, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी शीट है, यहाँ पे आप ना 1 2 3 4 ऐसा करके आप कुछ लाइनें ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए, किसी का भी नाम। जैसे मान लीजिए आपने अभी मंटो का नाम लिखा। ठीक है, यहाँ उनका असल नाम लिख लीजिए कि मंटो का असल नाम क्या है। तो इनका असल नाम क्या है, सादत हसन मंटो। ठीक, अब असल नाम के बाद यहाँ लिखिए कि भाई कब और कहाँ पैदा हुए, यानी पैदाइश। ठीक है, अब पैदाइश जब आप लिखेंगे तो आपको डेट भी लिखनी है और प्लेस भी लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ आप वफ़ात को याद कर लीजिए। तो वफ़ात में भी आपको डेट और प्लेस दोनों बातें लिखनी है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे उनकी जो तसानीफ़ है, क्या चीज़, तसानीफ़। ठीक है, जो तसानीफ़ यानी जो भी उन्होंने किताबें लिखी हैं, चाहे वो अफ़साने हों, चाहे वो नॉवेल्स हों, है ना, चाहे उनके कोई ख़ाके सवाने ड्रामे हो या फिर कोई नज़्म या गज़ल हो, कुछ भी हो, कोई दीवान, कोई कुलियात, जो भी उन्होंने लिखा है वो यहाँ आपको लिखना है। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये याद करने का तरीका है, क्योंकि आपको इतने ढेर सारे मिलेंगे, आप किसको किसको लिखेंगे। ठीक, राजेंद्र सिंह बेदी और सादत हसन मंटो, ये दोनों आपके इम्पॉर्टेंट भी हैं, इनको थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, बाकी भी जो भी हैं, देखिए
ज़ाहिर बात है जब आपके निसाब में शामिल है तो कोई बेवजह तो शामिल नहीं किया जाएगा, इम्पॉर्टेंट तो सब है। तो अब इतने ढेर सारे लोगों को कैसे याद रखा जाए, ये उसकी ट्रिक है। अब जब आप ये चीज़ें याद कर लेंगे ना तो बेटा जब आप लिखने बैठेंगे तो एक पॉइंट से आपके पूरे पूरे एक सेंटेंस बन सकते हैं। कैसे? अब मंटो का असल नाम सादा हसन मंटो है, तो आपने सिर्फ नाम यहाँ याद करा सादा हसन मंटो, ठीक। अब आप क्या लिखेंगे? मंटो का असल नाम सादत हसन था, ठीक है। मंटो वो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, ठीक। वो, अब आपका देखिए जो चीज़ एक है वो कितनी लंबे तक आपकी जा सकती है, वो इतनी तारीख में इस जगह पर पैदा हुए थे, ठीक है। या बड़ा अजीम शायर या बड़ा अजीम अफसाना निगार या दास्तान निगार इस दुनिया से इतनी तारीख को इस जगह पे सराय फ़ानी में चला गया, यानी ख़त्म हो गया, मर गया। समझ रहे? तो कहने का मतलब ये कि आप दो दो पॉइंट्स याद करेंगे और तहरीर पूरी लिखेंगे, क्योंकि बेटा देखिए सब में चीज़ें कॉमन है। बचपन से ही पढ़ने के शौकीन थे, बहुत ज़हीन थे, घर में अदबी माहौल था, ये सबके वहाँ होता है, तभी वो इतने काबिल बन सकते हैं। अगर हमारे आपकी तरह होते तो इतने काबिल ना होते। समझ रहे? तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि जितने भी बड़े बड़े शोरा या अदबा हैं उनके घर में तालीम का माहौल था। हाँ, एक आध है जिन्होंने मुसीबतों का भी सामना किया है, तो वो स्पेशल पॉइंट होता है, वो आप याद कर लीजिएगा कि भाई इन्होंने मुसीबतों का सामना किया, इन्होंने नहीं किया। और अकॉर्डिंग टू डेट आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन ऐसे थे जिन्होंने जो आपका 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ है उससे पहले के जो तकसीम के वक्त के जो गदर हुए हैं वो देखें और किसने वो नहीं देखे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी ये 1955 के करीब मरे आई थिंक, है ना मंटो, तो उन्होंने वो गदर देखे, इसके ऊपर उन्होंने तमाम अफसाने लिखे हैं इसी गदर के ऊपर जो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांटा गया था, ठीक। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। आई बात समझ में? ये आपकी ट्रिक थी, ऐसे आप तमाम शोरा और अदबा को याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हयात अल्लाह अंसारी हैं जिन्होंने भीख लिखा है, वो आपके सिलेबस से कट चुका है। यहाँ पे मैं सीबीएसई की बात कर रही हूँ बेटा, है ना। एमपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो अलग अलग बोर्ड से जुड़े हैं। बेटा बुक्स आपकी सेम होती हैं, लेकिन कई बार क्या है सीबीएसई में कुछ चैप्टर्स को कट कर दिया गया है, जबकि आपके बोर्ड ने उन चैप्टर्स को कट नहीं किया है, तो आप उन चैप्टर्स को पढ़ के जाएंगे, ओके। इसीलिए जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मैं सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि जिन बच्चों के कटे हुए हैं वो ना देखें और जिनमें वो शामिल है वो उसे देख के जाए, ठीक। चलिए, अब आपके अगले जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं जिन्होंने क्या करा है, सर सैयद की सवानें लिखी है, ठीक है। अच्छा, अब सवानें क्या होता है, अफसाना क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, इस पे आपके शॉर्ट नोट भी आते हैं। तो जब हम आपके लिए, देखिए ये आज आपकी पहली वीडियो बन रही है ना, जब हम आपकी दूसरी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह जिसमें हम आपके चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, उसी में हम ये भी बताएंगे कि आपको कोई भी सिन्फ है किस तरह से उसे लिखना है ना। किसी बच्चे ने ये भी पूछा था कि मैम हमें ये बता दीजिए कि अगर हमें किसी सबक का खुलासा लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्या पॉइंट याद रखने चाहिए। तो वो चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगी जब मैं आपको चैप्टर डिस्कस करूँगी, ठीक है। और एक थर्ड वीडियो बनेगी जिसमें आपके साथ ग्रामर डिस्कस की जाएगी। अब देखिए अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब के बारे में भी याद रखिए, उनका नाम देखो, उन्हें हाली हाली कहते हैं, ये उनका तखल्लुस था। असली नाम क्या था? अल्ताफ़ हुसैन, ठीक है। क्योंकि वो मौलाना थे इसलिए उनके नाम के आगे मौलाना लगाया जाता है। 1837 में पैदा हुए पानीपत में, ठीक है। अब देखिए ये सारी बातें कि उन्हें शौक़ बहुत था, दिल्ली आ गए, है ना, बड़े बड़े शोरा अदबा से मिले, इस तरह से मतलब कहने का ये सब में क्वालिटी होगी, इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है इन्होंने 3 सवानें लिखी, एक हयात सादी जो शेख सादी पे लिखी, यादगार गालिब जो आपके गालिब साहब के ऊपर लिखी है, इसके बाद ये जो हयात जावेद है ना, ये सर सैयद के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। और इसी से ही आपको सर सैयद का बचपन जो सबक है आपको वो इसी में से ही निकाल के आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, ठीक। इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी तसानीफ़ है, जैसे आपकी मुसद्दस हाली है, मुकदमा शेर व शायरी है, ये देखिए लिखा हुआ है, मनाजात बेवा, ये उनकी कुछ नज़में हैं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आगे आ जाइए, अब उनकी वफ़ात कब हुई ये आपने पढ़ ही लिया, ठीक। आगे आ जाइए, अब इसके बाद मोहम्मद मुजीब है, मोहम्मद मुजीब साहब ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो जितने इम्पॉर्टेंट ये हैं, हाली जितने इम्पॉर्टेंट हैं उतने इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है।
लेकिन आपको फिर से वही करना है। नाम क्या है? मोहम्मद मुजीब, लखनऊ में पैदा हुए, 1902 में हुए। ये चीज़ें अपने वो जो मैंने अभी आपको एक पैटर्न बताया था ना, लाइन ड्रॉ करके कि नाम लिखना है, असल नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, और उसके बाद जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं उसको लिखिए। ठीक है, इस तरह से आप अपना वो पूरा बना लीजिए और फटाफट से सबके बारे में ऐसे ही लिख लीजिए। अगर किसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात दिखती है तो आप उसे लिख लीजिएगा, अदरवाइज एक स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये इनके कुछ ड्रामे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आओ ड्रामा करें। ठीक है, और इनकी ज़बान कैसी है? सादा, साफ, सलीस। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। आगे आ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। अच्छा, इसके बाद सैयद आबिद हुसैन है, चोरी और उसका कफ़ारा, है ना। तो ये चैप्टर भी सीबीएसई में कट किया हुआ है, इसलिए मैं आज नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आपको बताया गया है। अब सर सैयद अहमद ख़ान में भी आपको यही करना है कि लिखिए भाई कब और कहाँ पैदा हुए, है ना। अब सर सैयद अहमद ख़ान इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, इन्होंने पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की है ना। आपको उसके बारे में सारी डिटेल होगी क्योंकि आपने पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि पैदा तो ये दिल्ली में हुए थे, है ना, 1817 में, और 1898 में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो इन्होंने जब 1857 में हमारा पहला जंग अज़ीम जिसे हम जंग आज़ादी जो हुई थी हमारे हिंदुस्तान की, ठीक है, उसमें अंग्रेज़ों को ये लगता था कि शायद मुसलमानों ने गद्दारी की है, जबकि ये गद्दारी हिंदुस्तानियों ने की थी। और गद्दारी क्यों कहेंगे हम इसे भला, हम तो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे, है ना। तो लेकिन इनको ये लगता था कि शायद मुसलमानों ने की है। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए और अंग्रेज़ों के बराबर होने के लिए सर सैयद ने कहा कि हमें अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना, यानी हमें अंग्रेज़ी तालीम हासिल करनी पड़ेगी और आला तालीम को भी हासिल करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने अंग्रेज़ों का जो डाउट था उसको दूर किया असबाब बगावत हिंद लिखकर। ठीक है, तहज़ीबुल अखलाक भी इन्होंने जारी किया। इसके बाद इन्होंने मोमडन जो ओरिएंटल कॉलेज था उसको भी खोला। ठीक है, बाद में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, है ना। इसके बाद इन्होंने सरकश बिजनौर जो है उसके बारे में लिखा, यानी बिजनौर शहर की तारीफ़ की है, वहाँ के बारे में बताया है ना। असारुस सनादीद लिखा, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखिए लिखी है, असारुस सनादीद, है ना। तो ये असबाब बगावत हिंद, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी और साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए, रहनुमाई की मुसलमानों की, है ना। सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश तालीम को पढ़ाना शुरू किया, जबकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी मुखालफत की, उसके बावजूद वो डटे रहे, है ना। तो इनकी खिदमात में बहुत इंपॉर्टेंट नोट आता है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये हमारे मौलवी अब्दुल हक साहब है, ये भी अपने दौर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत है। हालांकि आपके लेवल में इनको इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो आप इन्हें थोड़ा सा बस सरसरी तौर पर देख लीजिएगा कि कब और कहाँ पैदा हुए, कब और कहाँ वफ़ात हुई, है ना। इनको बाबाए उर्दू कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी किताबें थीं जो नापैद हो गई थी, इन्होंने उनको ढूंढा, निकाला, है ना, उनको दोबारा से मुरत्तिब किया, फिर शाया करवाया। तो ये सारे काम इन्होंने किए हैं। ठीक है, तो इसलिए मौलवी अब्दुल हक भी उर्दू दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट के हामिल है। ठीक है, इनकी वफ़ात देखिए लिखा हुआ है कराची चले गए थे और पाकिस्तान यानी कराची में ही इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारी किताबें इन्होंने ढूंढी हैं, तजवीज़ किए हैं उनके नाम। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब की, क्योंकि देखिए इसके बाद आपके आलम सुरूर जिसमें उन्होंने चकबस लखनवी के बारे में लिखा, या इब्ने इंशा जो है आपके इश्तिहार की ज़रूरत। ठीक है, और क्या नाम है, असलम परवेज़ है, माहौल बचाइए। तो असलम परवेज़ के बारे में तो खैर आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है, और बाकी आलम सुरूर और इब्ने इंशा आपके सब्जेक्ट में शामिल नहीं है सिलेबस में, सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गज़लियात पे। तो गज़लों में आपको पता है कि सबसे पहले आपके सौदा भाई साहब हैं, फिर ज़ौक़ है। तो देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सौदा है, क्योंकि सौदा सबसे बुज़ुर्ग है कसीदा निगारी में, है ना। सौदा के बाद नंबर आता है ज़ौक़ का। ठीक, तो अब सौदा के बारे में देखिए, कबर कहाँ पैदा हुए, ये डेट्स देखिए, आपको इसी से अंदाज़ा हो जाएगा। सौदा जो है वो 1700 के हैं। ठीक है, असल नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। सौदा जो था वो उनका तखल्लुस था। ठीक है, इसके बाद फिर उन्होंने शागिर्दगी इख्तियार की, कैसे पढ़ाया, पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारे कसीदे लिखे हैं,
इसलिए इनको इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। हालांकि गज़लें भी कही हैं इन्होंने, ठीक है। इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है बहादुर शाह ज़फ़र के ये उस्ताद रहे हैं, ठीक है। तो इनका असल नाम क्या था? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ये तखल्लुस करते थे, ठीक है। फिर इनकी वफ़ात कहाँ हुई? दिल्ली में ही इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए शाद अज़ीमाबादी। देखिए ये सब आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इन्हें सरसरी तौर पर निकाल देती हूँ, ठीक है। देखिए शाद अज़ीमाबादी के बारे में दिया भी थोड़ा सा ये देखिए इतना सही दिया है सिर्फ, ठीक है। तो कब कहाँ पैदा हुए, क्या इन्होंने किया, ये आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। हाँ, फ़ानी बदायूनी साहब इम्पॉर्टेंट है गज़ल की दुनिया में, तो इनको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िएगा कि कब और कहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है। असल नाम क्या था? अब देखिए इनको फ़ानी बदायूनी कहा जाता है, जबकि इनका असल नाम शौकत अली ख़ान था। तो ये लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है, वन वर्ड में भी पूछा जाता है कि भाई फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या है ना। और नज़्म और गज़ल के बारे में भी याद रखिएगा कि कौन सी नज़्म के खालिक कौन है, कौन सी गज़ल के खालिक कौन है, ठीक है। तो ये कब और कहाँ पैदा हुए, कब और कहाँ इनकी वफ़ात हुई, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। देखिए बदायूं में पैदा हुए थे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया, ये देखिए इनके कुछ अशार हैं, याद रखिएगा। जब भी कोई बड़ा शायर आता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैदराबाद में इनका इंतकाल हो गया था, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई बड़ा शायर आता है तो आपको क्या करना होता है कि उसके एक आध शेर जो है वो भी कोट करने होते हैं, जिससे आपको ना प्लस पॉइंट मिलने लगते हैं, ठीक। अब अगर हम इनकी तसनीफ़ की बात करें, देखिए बाक़ियात फ़ानी है ना, और फ़ियात फ़ानी है, और वजदानियात फ़ानी है, ठीक है। ये इनकी कुछ किताबें हैं। ये मुमताज़ शायर थे गज़ल के, ठीक है। इनकी शायरी में दर्द व गम ही ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इनको यासियात का इमाम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि भाई यासियात का इमाम किसको कहते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि फ़ानी को और क्या कहा जाता है। अकबर इलाहाबादी साहब तो वो साहब हैं जिन्होंने सर सैयद के ऊपर सबसे ज़्यादा तंज़ किया है, ठीक है। जब सर सैयद बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने के हक़ में थे कि इन बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए, तभी हम काबिल हो सकते हैं, अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते हैं, तो उस वक्त अकबर साहब ही थे जो सर सैयद पर सबसे ज़्यादा तंज़ करते थे, है ना। उनको उल्लू भी कहते थे, बेवकूफ़ भी कहते थे, उनको ये भी कहते थे ये तो खुद कृष्ण है, मतलब कृष्ण है, और हमारे बच्चों को भी ईसाई कर देगा, है ना। तो उनको बहुत बुरा भला कहते थे। हाँ, जब उनका इंतकाल हो गया सर सैयद का, तो अकबर ने कहा कि हमारी तो सिर्फ बातें हैं, सर सैयद काम करता था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इंसान वही वाली बात होती है बेटा, जिससे मोहब्बत करता है उसी से ही लड़ाई भी करता है। हो सकता है वो उनके हक़ में हो, है ना। हो सकता है कि उनकी मुखालफत करके उनको ज़्यादा फ़रोग़ देना चाहते हो। जो भी है, दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है। खैर, ठीक है। जो इलाहाबादी साहब थे, इलाहाबाद में ही इनका इंतकाल हुआ था। ये बहुत अच्छे शायर थे नज़्म के, ठीक है। नज़में इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, है ना, बहुत सारी नज़में लिखी हैं कि किस तरह से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छे शायर हैं ये। आगे आ जाइए, असगर गोंडवी साहब के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनका असल नाम असगर हुसैन था, ठीक है। और असगर ही तखल्लुस भी करते थे, और गोंडवी इसलिए लगाते थे क्योंकि इनका आबाई वतन तो गोरखपुर था, ठीक है। तो आगे आ जाइए, यहाँ देखिए आप, ये भी एक अच्छे गज़ल गो शायर थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे असगर साहब जो है ये गज़ल गो की हैसियत से आए हुए भी हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो गई थी कि शायद अकबर, असगर और यास नहीं आ रहे, तो अकबर और यास आ रहे हैं आपके। असगर और यास ये सेकंड टर्म के थे, है ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। अकबर को मैंने पहले लिख दिया और इन्हें बाद में। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने कुछ रिसाले यानी न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स भी निकाली थी, तो उसको भी देख लीजिएगा। और ये उनके कुछ छोटे छोटे मजमूए हैं, सुरूद ज़िंदगी और निशात रूह, ठीक है। इसके बाद यास यगाना चंगेज़ी की हम बात करते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सरसरी तौर पर देख लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक तो आप सादत सर मंटो और राजेंद्र सिंह बेदी, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा बढ़िया से, है ना। हाली और सर सैयद को भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप पढ़िएगा, क्या नाम है, एक मिनट, सौदा को, ठीक है। और सौदा के बाद अकबर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यही कुछ आपके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, मैंने कोई पेपर तो सेट किया नहीं है जो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि बस यही पढ़ के चले जाना और उसी में से आ जाए, है ना। आप पढ़ के सब जाइएगा, लेकिन जिनके मैंने नाम लिए हैं वो मल्टी टाइम रिपीटेड हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सिलेबस में, अभी आपके PYQ में, और जो भी हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर पढ़ा है उसमें, उन सब में ये आए हुए हैं, ठीक है। अब ये जोश मलियाबादी हैं,
इम्पॉर्टेंट हैं ये भी, लेकिन उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इनकी ख़ुसूसियत ये है कि ये एक ही बात को 10 और बल्कि मैं तो कहूँगी 100 तरह के अल्फाज में ये कह सकते हैं। इनके पास अल्फाजों का ख़जाना था। ठीक है, ये पैदा मलिहाबाद में हुए थे और इनका इंतकाल कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अच्छा सॉरी, इनका इंतकाल इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। हाँ ठीक है। ठीक, अब ये इनकी कुछ किताबें हैं यहाँ दिए गए हैं। इनका पहला मजमूआ रूह अदब है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे शोला और शबनम, हर्फ हकायात, सुम्बुल और सलासत। ठीक है, ये बहुत सारे हर्फ आखिर, इनकी तवील नज़्म है। यादों की बारात, ये इनका अपना खुद का आप बीती है ना। तो इस तरह से ये आप इनको याद कर सकते हैं। अब आगे आ जाइए, अख्तर शिरानी साहब है। ठीक है, ये भी आपके नज़्म गो हैं। अच्छा, इकबाल और कैफ़ी आज़मी, ये दोनों आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किए। ठीक है, अख्तर शेरानी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। दाऊद इनका नाम था। ये पूछा गया है पेपर में कि अख्तर शेरानी का असली नाम क्या था, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अनीस भाई साहब हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। बल्कि अनीस जो है बेटा, वो रुबाई और मरसिया दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फ़िलहाल आपको बहैसियत रुबाई निगार के हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, अनीस के बाद तिल्लोचन महरूम है। ठीक, यहाँ पे आपकी ये नवाए उर्दू जो है ये कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं गुलजार उर्दू के जो भी अदबा है उनकी तरफ, क्योंकि गुलजार उर्दू में कोई नज़्म तो आपको दी नहीं गई है, तो उसमें ज़्यादातर आपके अफसाने और खाके ही हैं। ठीक है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट अफसाना निगार है, उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है उनकी गिल्ली डंडा है, किसका, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना। तो मुंशी प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ हो सकता है क्योंकि गुलजार उर्दू के हैं इसलिए आपसे पेपर में ना पूछे जाएं, लेकिन बहैसियत अफसाना निगार सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, 1880 में पैदा हुए, 1936 में बनारस में ही पैदा हुए थे और बनारस में ही इनका इंतकाल हो गया था। असल नाम धनपत राय था और ये पूछा जाता है कि इनका असल नाम क्या था, क्योंकि इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लेकिन इनका असल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद के नाम से ये लिखा करते थे। ठीक है, इस सारे माबद, ठीक है, इसके बाद आपके सोज़े वतन, है ना, ये इनके कुछ आपके पहला अफसानवी मजमुआ था, है ना। ज़माना इनका एक रिसाला था, हंस एक इनका रिसाला था। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। बेवा, बाज़ार हुस्न, गोशा आफ़ियत, मैदान अमल, चौगान हस्ती, गोदान, है ना। और कुछ अफसानी वजूहें भी हैं। प्रेम बत्तीसी है, प्रेम पचीसी है, प्रेम चालीसी है, आखिरी तोहफ़ा है, वारदात है, बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके बाद अज़ीम बेग चुग़ताई की बात करें तो ये असमत चुग़ताई जो बहुत मशहूर अफसाना निगार हैं, ये उनके बड़े भाई थे अज़ीम बेग चुग़ताई। इन्हीं के ऊपर असमत चुग़ताई ने खाका भी लिखा था दोस्ती के नाम से। तो अज़ीम बेग चुग़ताई कुछ ख़ास नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं पूछे जाते, तो इनको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं अली अब्बास हुसैनी की, तो ये भी एक अच्छे अफसाना निगार में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल इसीलिए कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि देखिए ये आपकी दूसरी बुक है और मुमकिन है कि इससे कम ही सवाल आपसे पूछे जाएँ। ठीक है, ये कृष्ण चंद हैं आपके, ये भी बहुत बड़े अफसाना निगार थे। मंटो, कृष्ण चंद, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुग़ताई, ये सब बहुत बड़े अफसाना निगारों में तस्लीम किए जाते हैं। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी, इनका असल नाम युधिष्ठिर था। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं फटाफट से। अहमद नदीम कासमी है। ठीक है, और एक मौलवी अब्दुल हक की बात करें अगर हम खाका निगारी में, तो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे उनको शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा डिस्कशन था जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन आपके इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन आपके मल्टी टाइम रिपीटेड हैं और कैसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं इतने सारे अफसाना निगार को। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि देखिए, पढ़ने में शौक़ होना, है ना, दिमाग तेज़ होना यानी ज़हीन होना, है ना, छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातों को कह जाना, ये हर शायर हर अदबा की कहते हैं ख़ासियत होती है। ठीक है, देहाती ज़िंदगी को बताना, इंसान के मसाइलों की अक्कासी करना, इंसान के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज़ को अपने कलाम में शामिल करना, ये सबके अंदर है, ये सबकी क्वालिटी है। तो ये बातें बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बातें आप सब बना सकते हैं। भाई 10th क्लास में हैं आप लोग, है ना। मेन चीज़ ये होती है कि कब कहाँ पैदा हुए, कब कहाँ वफ़ात हुई, कौन सी किताबें लिखी, असल नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपसे जो क्वेश्चन बनता है कि भाई इनके बारे में लिखिए, उसमें भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज़ हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। और जो आपके दरसी इक़्तिबास आते हैं
उसमें भी पूछा जा सकता है कि भाई इस नज़्म के शायर का क्या नाम है, या इस सबक के मुसन्निफ़ का क्या नाम है बताइए, है ना, या इस सबक का क्या नाम है बताइए। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक आध दिन में मैं आपकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी, तो उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।